हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले क्लास में हमने बात की थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, सेस के बारे में, ठीक है। और आज का जो हमारा क्लास है वो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तेल एवं गैस उद्योग से रिलेटेड है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द मैं इकोनॉमी की स्ट्रैटेजिकल क्लास के साथ इकोनॉमी की प्रॉपर बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। और उसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य का जो हमारा वैकल्पिक विषय है उसके ऊपर भी एक रणनीतिक क्लास लेकर मैं जल्दी ही आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अपने आज के क्लास की ओर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तेल एवं गैस उद्योग, ठीक है। भारत में काफ़ी सारे, यानी कि जो मेनली, काफ़ी सारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली 7-8 बड़े उद्योग हैं, जिनमें से पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी कि तेल एवं गैस उद्योग भी काफ़ी बड़ा और प्रमुख उद्योग है। बहुत ही बड़ा क्षेत्र है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो उसी उद्योग के ऊपर आज के इस पूरे क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि भारत में तेल एवं गैस उद्योग का क्या रोल है और उसकी क्या महत्ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेट्रोलियम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। पेट्रोलियम में कॉमनली तो हम जो समझते हैं कि पेट्रोलियम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, यही सब आते हैं, लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की प्रॉपर डेफिनेशन को समझें तो उसमें ना सिर्फ पेट्रोल डीजल ही आते हैं, बल्कि गैस और सॉलिड फॉर्म में भी कई सारे ऐसे खनिज हैं जो कि पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी कि पेट्रोलियम सिर्फ लिक्विड ही नहीं, बल्कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तीनों का पूरा कॉम्बिनेशन उसका नाम दिया गया है, जिसको हम पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम नाम से उसको हम लोग संबोधित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम में तेल एवं गैस के बारे में, ठीक है। तेल एवं गैस उद्योग के ऊपर आज का हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। बढ़ते हम अपने क्लास की ओर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें इसके हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री के ऊपर हम सबसे पहले इसके बात करेंगे कि पेट्रोलियम का क्या पूरा का पूरा इतिहास रहा है हमारे देश के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में हम इसका पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग के सामने। भारत में प्रथम तेल का भंडार वर्ष 1889 में असम राज्य के डिगबोई से प्राप्त हुआ, ठीक है। असम कहाँ लोकेट करता है? अगर हम इसको समझें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया का मैप बनाने जा रही हूँ मैं आप लोग के सामने, ओके। सॉरी, ये थोड़ा ये आप देख सकते हैं हमारे इंडिया का मैप, ओके। असम की लोकेशन मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि असम की लोकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे इसको समझिएगा, ओके। यहाँ पे प्रॉपर नहीं बना है, बट ठीक है, इंडिया का है, समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारा ईस्टर्न, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो साइड है हमारे पूरे मैप का, जो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो पूरब का जो हमारा भाग है, इसमें जो ये स्प्लिट स्थान है, ठीक है, जो ये एरिया है, इतना एरिया, ये वन सेकेंड, ये एरिया जो है वो असम का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा असम स्टेट लोकेट करता है पूरे इंडिया के मैप में। यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है, इधर हमारा सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरिया है ये पूरा असम का एरिया है। और इसी में इस जगह पे डिगबोई लोकेट करता है। डिगबोई जो स्थान है वो असम में यहाँ पे लोकेट करता है, जहाँ से वर्ष 1889 में भारत पे प्रथम तेल का भंडार प्राप्त हुआ था, ओके। आगे वर्ष 1956 तक भारत में केवल एक ही खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र मौजूद रहा, जो कि असम के डिगबोई में स्थित है। यानी कि वर्ष 1889 में डिगबोई क्षेत्र से जिस खनिज तेल के भंडार की प्राप्ति हुई थी, वर्ष
1956 तक वही क्षेत्र खनिज तेल के उत्पादक के रूप में मौजूद रहा। ठीक है, यानी कि वर्ष 1889 से वर्ष 1956 तक असम का डिगबोई क्षेत्र ही भारत में खनिज तेल के उत्पादक के रूप में मौजूद रहा। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे इसी स्लाइड में, यानी कि तेल और गैस उद्योग के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगला टॉपिक अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके हिस्ट्री में पहले हमने बात की ऑयल की हिस्ट्री के ऊपर कि खनिज तेल की पहली सर्वप्रथम प्राप्ति कब हुई, उसके ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। ठीक है, नेचुरल गैस, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इस टॉपिक में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं तेल एवं गैस उद्योग के बारे में। तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग, ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो उसमें हमने ऑयल की हिस्ट्री को पढ़ा, खनिज तेल की हिस्ट्री को पढ़ा। अब बात करने वाले हैं प्राकृतिक गैस के हिस्ट्री के ऊपर कि ये सबसे पहले कब प्राप्त हुआ, कब प्रारंभ हुआ। भारत में प्राकृतिक गैस उद्योग 1960 के डिकेड में के दशक में असम और महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई के क्षेत्रों के खोज के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, मैप में देखते हैं इसको हम। ठीक, ये रहा हमारा इंडिया के, ये रहा इंडिया। ठीक, बहुत अच्छा नहीं है बट सॉरी, इंडिया तो बहुत अच्छा है, ये मैप अच्छा नहीं है बट फिर भी आप लोग मैनेज कर लेंगे आई होप। सॉरी, ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा गड़बड़ है बट इट्स ओके, मैं छोड़िए। यहाँ पे जैसा कि हमने कहा कि असम है और यहाँ पे हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है, यहाँ पे जो मुंबई की लोकेशन आती है, तो यहाँ पे बॉम्बे हाई क्षेत्र की जब खोज हुई 1960 के दशक में, और असम में खनिज तेल की खोज जो हमने 1889 में हम बता रहे थे कि 1889 से ही खनिज तेल की प्राप्ति होने लगी थी असम से, और 1960 के दशक में बॉम्बे हाई क्षेत्र की खोज हुई। तो वहाँ से इन्हीं दोनों एरिया के खोज के साथ हमारे नेचुरल गैस उद्योग की भी प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि 1960 के डिकेड से 1960 और 1970 के बीच में ही उसी डिकेड के अंतर्गत हमारे प्राकृतिक गैस उद्योग का भी प्रारंभ हो गया था बॉम्बे हाई और असम के क्षेत्र के खोज के साथ ही। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में तेल की खोज एवं इस पर व्यापक स्तर पर कार्य वर्ष 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC के गठन के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि जब 1889 में ऑयल का सबसे पहला भंडार प्राप्त हुआ हमें, उसके बाद 1960 के डिकेड में हमें नेचुरल गैस की भी उद्योग की भी हम स्टार्ट कर चुके थे, नेचुरल गैस के इंडस्ट्री को भी स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन जो तेल हमें प्राप्त हुआ था 1889 में, उसकी जो खोज एवं इस पर व्यापक स्तर पर जो कार्य हुआ वह 1956 में हुआ। ठीक है, 1956 के बाद से जो हमारी खनिज तेल की पूरी इंडस्ट्री थी उस पर व्यापक स्तर पर कार्य हुआ ONGC के फॉर्मेशन के बाद से। ONGC के फॉर्मेशन के बाद से ONGC जब बना था 1956 में, उसके बाद से भारत में तेल की खोज एवं इस पर व्यापक स्तर पर कार्य किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट, इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसमें 1993 में ONGC का नाम परिवर्तन करके
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC रख दिया गया। यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले भी तो ये ONGC ही था, तो अब नया क्या हुआ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो जब 1956 में ये बना था उस समय इसका नाम था तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। यहाँ पे 1956 में ONGC में जो C वर्ड है उसका मतलब था कमीशन। ओके, कमीशन यानी कि आयोग। लेकिन 1993 में सॉरी 1993 में आप यहाँ देख सकते हैं कि 1993 में जब इसका नाम परिवर्तन किया गया तो यहाँ पे ये जो C वर्ड है इसको कमीशन से कॉरपोरेशन कर दिया गया। ओके, यानी कि आयोग से इसे निगम में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि 1956 में जो ONGC बना था, ठीक है, उसका जो फुल फॉर्म था वो क्या था, तो वहाँ पे आप बताएंगे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, यानी कि 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन था और 1993 में ये परिवर्तित होकर के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये अंतर समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ पे हमने इसके हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया। पहला, तेल का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ। दूसरा, सर्वप्रथम खनिज तेल की जो पूरी उद्योग थी, गैस की उद्योग, प्राकृतिक गैस की उद्योग, वो कब प्राप्त हुई, कब प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, उसको भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि 1956 के बाद हमारी जो ऑयल की इंडस्ट्री थी वो कैसे ग्रो की, ONGC के फॉर्मेशन को हमने देखा एंड उसके बाद उसके नाम परिवर्तन को देखा जो कि 1993 में हुआ। बढ़ते हैं इससे हिस्ट्री से आगे इसके अगले पॉइंट की ओर। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे ONGC के ऊपर, ONGC हम बढ़ते हैं हम इसमें आगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ONGC की डेफिनेशन को यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि हमने पहले जाना कि ONGC वर्ड को हमने जाना, ये एक कॉरपोरेशन है, इसको हमने बात की कि ये प्रारंभ कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, इसका नाम परिवर्तन कब हुआ। तो ये आखिर में है क्या, ONGC असल में क्या है, हम सबसे पहले जानते हैं इसको। यहाँ हम देखेंगे ONGC के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि 1993 में नाम परिवर्तित हुआ था। आप सभी को मैंने पहले ही बताया इसके बारे में। तो ONGC भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली पेट्रोलियम कंपनी है। यहाँ पे है नहीं लिखा गया है, आप इसको यहाँ तक देखिए। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली पेट्रोलियम कंपनी है ONGC। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक वर्ड से यहाँ पे क्या तात्पर्य है इसको हम समझते हैं। आप लोगों ने कई बार इस वर्ड को सुना होगा, सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक एरिया। आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे लोगों का अधिकार होता है, लेकिन उस पे जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा, जैसे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को देखिए, सड़क हो गया, रोड के किनारे जो पेड़ लगाए गए होते हैं वो हो गए, कोई भी चीज़ हो गया, ब्रिज हो गया, अगर आप इनको देखिए, इनका इस्तेमाल तो पब्लिक करती है, लेकिन इस पर जो नियंत्रण, जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है।
तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस पर किसी प्राइवेट संस्था का कोई अधिकार नहीं होता है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो करके, अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, यानी कि जैसे वो मेरी होती, तो मैं किसी को नहीं चलने दूंगी मेरे रोड पे, ठीक है, उस पर सिर्फ मैं चलूंगी, ये होता। लेकिन चूंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वह उसका सभी कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस पर नियंत्रण जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा, सरकार का होगा। इसी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र की या एक कंपनी है पेट्रोलियम की, जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, उत्खनन होता है। हालांकि इसका नियंत्रण सरकार के पास होता है, लेकिन यहाँ से जो पेट्रोलियम उत्पादित होता है उसका जो इस्तेमाल है वो पूरी की पूरी पब्लिक करती है। पूरी की पूरी हमारी जो इंडिया है, इंडिया की जहाँ जहाँ इसकी कंपनी है, जहाँ जहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी के लिए ही उपलब्ध होता है। इस पर किसी भी एक पर्सन का अधिकार या नियंत्रण नहीं होता है। तो ये है यहाँ पे सार्वजनिक वर्ड का हमने यहाँ पे मतलब जाना, ठीक है। तो ओएनजीसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली, यानी कि हमारे यहाँ पे जितनी भी पेट्रोलियम कंपनी है उनमें से ओएनजीसी जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली पेट्रोलियम कंपनी है। ओके, आगे देखते हैं। यह भारत में कच्चे तेल के क्रूड ऑयल, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रूड ऑयल, ठीक है, जो कच्चा तेल होता है, यानी खनिज से उत्खनन करके या फिर जिस प्रकार से इसकी जो माइनिंग होती है पेट्रोलियम की, उससे जो रॉ ऑयल प्राप्त होता है उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं। तो कच्चे तेल के कुल उत्पादन का 77% एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। ओके, यानी कि इस लाइन को अगर हम समझें तो इंडिया में तेल एवं गैस का जितना भी प्रोडक्शन होता है उनमें से ऑयल के प्रोडक्शन का 77% सिर्फ ओएनजीसी करता है और गैस के प्रोडक्शन का 81% ओएनजीसी करता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा रोल है ओएनजीसी का, कि ऑल ओवर 100% में से ऑयल में 77% एंड गैस में 81% का इसका पूरा का पूरा योगदान है, भूमिका है पूरी भारत की तेल एवं गैस उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, ओएनजीसी का जो हेड ऑफिस है वो है देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ लोकेट करता है आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आप लोग को यहाँ बता देती हूँ उत्तराखंड की लोकेशन क्या है। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे इंडिया का जो मैप है, इसको इधर छोड़िए, जो इधर का जो पोर्शन है हमारे यूपी से ऊपर, ये जो पोर्शन है ये उत्तराखंड है, यहीं पे हमारा देहरादून है, तो यहाँ पे ये लोकेट करता है। इसको आप इधर ले लीजिए इधर, तो ये जो पोर्शन इधर आता है इंडिया में, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, देहरादून, जहाँ पे ओएनजीसी का हेड ऑफिस इस्टेब्लिश है, ठीक है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली पेट्रोलियम कंपनी है, जो कि ऑयल में 77% एंड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में 81% का योगदान करती है। तो ये रहा पूरा ओएनजीसी का डेफिनेशन। ये आप देख सकते हैं, इस फिगर को विजिबल होगा आप लोगों को, ये ओएनजीसी का लोगो है, ठीक है। ओएनजीसी का जो लोगो है वो ये है, ठीक। बात करते हैं हम इसमें आगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। तो वर्ष 1999 में केंद्र सरकार ने तेल एवं गैस की खोज एवं उत्खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की नई नीति न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP या NELP, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, तैयार की, ठीक है। यानी कि 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने पेट्रोलियम की जो उत्खनन और खोज की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए नई लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसका नाम है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP, ओके, इस नई पॉलिसी को तैयार किया और इसी पॉलिसी के तहत इस क्षेत्र में, तेल एवं गैस उद्योग के क्षेत्र में
उसके उत्खनन एवं खोज के संदर्भ में लाइसेंस प्रदान की जाती है इसी पॉलिसी के तहत। न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ही इसमें लाइसेंस दी जाती है जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको। और इसकी जो प्रारंभ है वो 1999 से हुआ था। आगे हम बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, वहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत में पेट्रोलियम का महत्व उसके मांग एवं पूर्ति के आधार पर लगाया जा सकता है। भविष्य में तेल और गैस की आवश्यकता का और अधिक बढ़ने का अनुमान है, जिससे यह क्षेत्र निवेश के लिए काफ़ी अनुकूल हो गया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी से बताया कि हमारी जो इंडिया है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है, यानी कि एक विकासशील देश है जो कि अपनी इकोनॉमी को दिन ब दिन बढ़ा रहा है या फिर उसको बढ़ाने के प्रति अग्रसर है। कई सारे विकास लक्ष्यों को साथ लेकर के इंडिया अपने जीडीपी को, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ हमारी जो कंट्री है उसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल वर्क हो ही रहे हैं। दूसरा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ओके, यानी चीन के बाद हमारा ये दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, जो कि एक विकासशील देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। ग्रोथ रेट हमने इसका जो ग्रोथ रेट है इंडिया की इकोनॉमी का वो 8.4% के लगभग है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के रूप में हमारा देश जाना जाता है। तो ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों का जो डिमांड है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दैनिक दिनचर्या में ही देखिए तो लोगों की जो आवाजाही है उसमें भी पेट्रोलियम की, पेट्रोल डीजल की, ओएनजीसी गैसेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और समय के साथ साथ ये डिमांड और भी बढ़ेगी, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए यह जो क्षेत्र है तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग का, ये जो पूरा एरिया है वो निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अनुकूल हो गया है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, जो काफ़ी हद तक सत्य भी है। ओके, इसका हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने नीतिगत निर्णयों के तहत प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और रिफाइनरियों सहित कई क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी है, ठीक है। यानी कि हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोलियम की डिमांड डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, उस हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इस क्षेत्र में, यानी कि पेट्रोलियम की उत्पादन और जो रिफाइनरीज हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए इस्टेब्लिश की गई हैं, वहाँ पर डायरेक्ट एफडीआई की भी परमिशन दे दी है हमारी गवर्नमेंट ने, ताकि विदेशों से भी लोग डायरेक्ट इन रिफाइनरीज में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर आकर्षित हो, एफडीआई आए, ऐसा इसने गवर्नमेंट ने 100% अनुमति दे दी है रिफाइनरीज और पेट्रोलियम के उत्पादन के संदर्भ में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, जैसा कि हम अभी तक बात कर रहे हैं पेट्रोलियम के डिमांड के संदर्भ में, इंडिया में पेट्रोलियम की कितनी डिमांड है, इसी के हिसाब से यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ अनुमान निकाले गए हैं। तो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुमान के मुताबिक प्राथमिक ऊर्जा की मांग लगभग 2 गुनी होकर 1123 बिलियन टन तेल के बराबर होने की उम्मीद है, क्योंकि देश की जीडीपी के वर्ष 2040 तक बढ़कर 8.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप देखें तो जो ये डेटा है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 का डेटा है, इसके मुताबिक हमारे देश में जो प्राथमिक ऊर्जा है, तेल की जो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बढ़ करके लगभग दुगनी होने वाली है
जो कि 1123 मिलियन टन ऑयल के बराबर है। क्योंकि जो हमारी कंट्री है, जैसा कि हमने बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री हमारी इंडिया, वर्ष 2040 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे देश की जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, वो बढ़ करके 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है। ठीक है, और ये कैसे होगी? अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा होंगे, उत्पादन होगा, निर्यात होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश की जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए हमें पेट्रोलियम ईंधन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसीलिए पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और ये दुगनी होने के कगार पे भी है, ऐसा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 का डेटा हमें बताता है। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें आगे। ये जो डेटा है, इसमें अनुमान के मुताबिक आगामी 2 दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में 25% की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, आने वाले 2 दशक, एक दशक का मतलब 10 साल होता है। 2 दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में 25% की वृद्धि होगी। यानी कि आने वाले 20-30 सालों में, 20-25 सालों में जो हमारी एनर्जी की जो डिमांड है, ठीक है, एनर्जी में सारी, सिर्फ तेल की ही यहाँ बात नहीं की जा रही है, पेट्रोलियम की यहाँ बात नहीं की जा रही है। इंडिया एनर्जी आउटलुक ये डेटा है, तो इसमें जो एनर्जी की डिमांड है आने वाले 20-25 सालों में, वो हमारे यहाँ बढ़ करके 25% के बराबर हो सकती है। वर्ष 2030 तक भारत यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा, जो कि वर्तमान में चौथे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से हमारी कंट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है, डे बाय डे यहाँ पे इंडस्ट्रीज का विकास हो रहा है, काफ़ी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट के नए नए मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे इंडिया एनर्जी आउटलुक ये अनुमान लगाता है कि आने वाले 2 दशक यानी कि लगभग 20 से 22 साल के अंदर ही हमारी जो एनर्जी डिमांड है, ऊर्जा की जो मांग है, वो बढ़ करके 25% हो जाएगी और वर्ष 2030 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देश, ऊर्जा उपभोक्ता का शब्द का जो तात्पर्य है वो ये है कि कौन सा देश कितनी ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी का उपभोग करता है, यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है। उसका अगर हम बात करें तो अभी भारत चौथे स्थान पर है, 4th प्लेस पे है। इनमें फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएसए अमेरिका, तीसरे नंबर पे है यूरोपीय संघ और चौथे नंबर पे है हमारा इंडिया। ठीक है, लेकिन 2030 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया यूरोपीय संघ, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, इसको पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पे आ सकता है वर्ष 2030 तक। ठीक है, हमने इस इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के आंकड़ों को यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसमें आगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में पेट्रोलियम का वर्तमान बाजार आकार। ठीक, जैसा कि हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में, खनिज तेल के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो पेट्रोलियम का बाजार आकार है, इकोनॉमी का जो इसका पूरा रोल मॉडल है, जो आज वर्तमान में ये कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसका क्या भूमिका है, इसको अगर हम देखें, इसके वर्तमान बाजार आकार को देखें, कितना बड़ा, कितनी पैरेलल, कितनी बड़ी इसकी इकोनॉमी है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके आयात की, कच्चे तेल का आयात वर्ष 2016-17 में 70.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें तुलना कर रहे हैं, वर्ष 2016-17 में कच्चे तेल का जो आयात था, इंपोर्ट, यानी कि भारत ने दूसरे देशों से कच्चे तेल को इंपोर्ट किया अपने कंट्री के अंदर, यानी कि मंगाया, उसके आंकड़े की अगर हम बात करें तो वर्ष 2016-17 में यह 70.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, उसके बाद
जो कि वर्ष 2019-20 में बढ़ करके 101.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड है, पेट्रोलियम की डिमांड है, तो प्रोडक्शन तो हमारे कंट्री में भी होती है, लेकिन बावजूद इसके बाहर से भी काफ़ी हैवी मात्रा में हमें पेट्रोलियम को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने कंट्री में डिमांड को फुलफिल करने के लिए। 2016-17 के मुकाबले जहां 70.72 बिलियन डॉलर का पूरा इंपोर्ट था, वो 2019-20 में बढ़ करके 101.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में तब्दील हो गया। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डे बाई डे कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है और उसको पूरा करने में कितनी सारी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, अपने देश में प्रोडक्शन करनी पड़ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस की कुल स्थापित अंतिम रिफाइनरी क्षमता वर्ष 2021 में 294.99 MMT, ठीक है, मिलियन मेट्रिक टन रही है। ठीक है, यानी कि 2021 में अगर हम डेटा की बात करें तो हमारा जो देश के अंतर्गत जितने भी रिफाइनरीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं पेट्रोलियम की, उनकी जो अंतिम रिफाइनरी क्षमता है, अब तक की जो उनकी पूरी कैपेसिटी है हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों को प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में, वो पूरी क्षमता है 249.99 MMT। MMT का मतलब होता है मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, जब भी हम पेट्रोलियम को मापते हैं तो उसे मिलियन मेट्रिक टन में ही मापते हैं पूरे कंट्री के लेवल पे। जब इसको ग्लोबल लेवल पे हम इसको मापते हैं तो जिस इकाई का हम यूज़ करते हैं, जिस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं, वो है MMT, यानी कि मिलियन मेट्रिक टन में ही हम पेट्रोलियम को मापते हैं। ठीक है, IOC 69.7 MMT की क्षमता के साथ सबसे बड़े घरेलू रिफाइनर के रूप में उभरा है। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कंपनी है पेट्रोलियम की हमारे देश के अंदर, वो वर्तमान में 69.7 MMT यानी कि 69.7 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा घरेलू रिफाइनर इस टाइम ये माना जाता है, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कुछ रिफाइनरीज के ऊपर, हम देखेंगे इसके पूरे फिगर को, इसके लोकेशन को, इसकी कितनी भूमिका है, कितनी क्षमता है, इसको हम आगे आने वाले सेक्शन में हम इसको देखेंगे ही। यहाँ पे हम बात करते हैं IOC की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 69.7 MMT है, जो कि इंडिया में बाकी रिफाइनरीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत यानी कि कंजप्शन की जो इसकी क्षमता है भारत में पेट्रोलियम की, वो वर्ष 2019 में 213.22 MMT से बढ़ करके 2020 में 213.69 MMT हो गई, यानी कि इसमें 4.5% का इजाफा हुआ है विद इन 1 ईयर। ओके, यानी कि 2019 में पेट्रोलियम उत्पादों की जो कुल खपत थी हमारे देश में 213.22 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो कि 2020 में बढ़ करके 213.69, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा हिंदी में कर दिए हैं, 213.69 MMT मिलियन मीट्रिक टन हो गई वर्ष 2020 में, जो कि 4.5% की वृद्धि को यहाँ पे दर्ज करता है विद इन 1 ईयर। ठीक है, विद इन ईयर हमारे कंट्री में जो पेट्रोलियम का जो कंजप्शन है वो 4.5% तक बढ़ गया। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसके एक्सपोर्ट की। देश से निर्यात इस पेट्रोलियम उत्पाद का कुल मूल्य वर्ष 2019 में 34.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ करके 2020 में 35.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 और 20 के आंकड़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे देश से पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट हुआ दूसरे कंट्रीज़ में, उसमें इसका जो कुल मूल्य था, जितनी एक्सपोर्ट की गई हमारे यहाँ से पेट्रोलियम दूसरे देश में, उसका अगर जो मूल्य था, पूरी जो उसकी वैल्यू थी, वो 2019 में 34.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी, जो कि वर्ष 2020 में बढ़ करके 35.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गई। ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT। ओके, इसकी अगर हम बात करें तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा प्रदर्शित अनुमानों के अनुसार अप्रैल 2020 से मार्च 2019 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 7.018 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI आकर्षित किया गया। ओके, यहाँ पे आई थिंक ये उल्टा हो गया है, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो DPIIT जो विभाग है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उसके अकॉर्डिंग जो उसने अनुमान दिया है, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 7.108 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI आकर्षित किया गया है। यानी कि विद इन अ ईयर, यानी कि 2019 और 20 के बीच में ही 7.018 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 7.018 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इस क्षेत्र में आकर्षित हुआ, यानी कि इन्वेस्टमेंट हुआ उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा इस ईयर को, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, इसको अगर आप देखें तो जैसा कि हम अभी तक बात कर रहे थे इसके वर्तमान बाजार आकार की, अब तक के इसके जो पूरे डेटा रहे हैं इसके प्रोडक्शन की, इसको अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब पूरा जो फाइनेंशियल ईयर रहा है 2011 से 12, 2012 से 13, उसी तरीके से वर्ष 2019 तक का इस फिगर में पूरा डेटा दिया गया है। इसको अगर हम देखें तो इसको हम समझते हैं 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल गैस का जो प्रोडक्शन रहा है, ये याद रखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस। ओके, ऑयल की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल गैस का जो प्रोडक्शन रहा है वो 47.55 BCM। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ऑयल की, यहाँ पे आप समझिएगा, तो वहाँ पे हम MMT यूनिट का यूज़ करते हैं, मिलियन मीट्रिक टन का। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, ओके, गैस की, तो वहाँ पे हम BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर BCM यूनिट की बात करेंगे। जब भी हम गैस की मापन करेंगे, गैस को मापेंगे, BCM में मापेंगे, बिलियन क्यूबिक मीटर में मापेंगे। जब भी हम ऑयल की मापन करेंगे तो हम मिलियन मीट्रिक टन में करेंगे, MMT में करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैस की, तो इसके जो पूरे आंकड़े हैं वो BCM में हैं। ठीक है, बिलियन क्यूबिक मीटर में है। वर्ष 2011-12 की टोटल ऑयल गैस प्रोडक्शन 47.55 बिलियन क्यूबिक मीटर रही। ठीक है, जो कि पिछले साल से 8.92% की वृद्धि किया, यानी कि वर्ष 2010-11 के हिसाब से 8.92% इसमें वृद्धि हुई। इसमें जो ऑफशोर प्रोडक्शन था, ठीक है, प्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं पेट्रोलियम में, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। एक होता है ऑफशोर,
अपतटीय, ठीक है। ऑफ शोर प्रोडक्शन, और दूसरा होता है ऑन शोर प्रोडक्शन। ऑन शोर यानी कि जो तटों से हमें तेल प्राप्त होती है, तटीय क्षेत्रों से, ठीक है। तटीय क्षेत्रों से जो ऑयल की प्रोडक्शन होती है उनको हम कहते हैं ऑन शोर प्रोडक्शन, और जो अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं ऑफ शोर प्रोडक्शन, जो कि तटीय यानी कि सागरों से नहीं बल्कि अपतटीय होती है, लैंड एरिया से जो प्राप्त होती हैं उनको हम कहते हैं ऑफ शोर प्रोडक्शन। यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं, नेचुरल गैसेस की। तो अब इसको समझिएगा, 2011-12 में टोटल प्रोडक्शन 47.55 BCM था, बिलियन क्यूबिक मीटर था, जिसमें पिछले ईयर के मुकाबले 8.9% की वृद्धि हुई, जिसमें अपतटीय प्रोडक्शन यानी कि ऑफशोर प्रोडक्शन 38.47 BCM था, और ऑन शोर यानी तटीय प्रोडक्शन 9 BCM था। ओके, यहाँ पे ऑफशोर अपतटीय और ऑन शोर तटीय। ओके, ठीक है। और उसके बाद वर्ष 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर में 40.67% रहा, जो कि घट करके इसका जो प्रोडक्शन था पिछले ईयर के मुकाबले 14.46% घट गया प्रोडक्शन इंडिया में पेट्रोलियम का 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर में। और इसका जो ऑफशोर प्रोडक्शन रहा वो 31.80 रहा, और ऑन शोर प्रोडक्शन 8.87 रहा, ठीक है। यानी कि 2011-12 के मुकाबले ये 14.46% की ऋणात्मक वृद्धि में रहा, यानी कि माइनस में रहा, कम हो गया प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर की। तो उसमें पूरा प्रोडक्शन गैस का 35.40 BCM रहा, जो कि फिर से घट 13% की इसमें गिरावट आई, और ऑफशोर प्रोडक्शन 26.39 था, ऑन शोर प्रोडक्शन 9.01 रहा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कि 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल प्रोडक्शन 33.65 BCM था, जो कि फिर से 5% की दर से इसमें गिरावट आई। ऑफशोर प्रोडक्शन 24.16% था, ऑनशोर 8.79% रहा। उसके बाद 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में 32.24 टोटल प्रोडक्शन रहा गैस का, जिसमें फिर से 4.19% की गिरावट हुई, और ऑफशोर प्रोडक्शन 23.01 और ऑनशोर प्रोडक्शन 9.23 रहा। उसके बाद 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में 31.8 BCM का टोटल गैस प्रोडक्शन रहा, जिसमें फिर से गिरावट हुई 1.08% की। ऑफशोर अपतटीय प्रोडक्शन 22.03 BCM रहा, और तटीय यानी कि ऑन शोर प्रोडक्शन 9.85 का रहा, 9.85 BCM का तटीय प्रोडक्शन यहाँ पे रहा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 2017-18 के फिगर को। 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें टोटल गैस प्रोडक्शन 32.64 BCM का रहा, 32.64 BCM टोटल गैस का प्रोडक्शन 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में रहा, जिसमें इजाफा हुआ 2.35 की, ठीक है। यहाँ पे ये बढ़ा है प्रोडक्शन, आप देख सकते हैं 2016-17 में 31.89 रहा टोटल प्रोडक्शन। 2016-17 में अगर आप देखेंगे 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल गैस प्रोडक्शन 31.89 BCM रहा, जो कि 2017-18 में बढ़ करके कितना बढ़ा, 2.35% की इसमें वृद्धि हुई, प्लस में रहा ये। यहाँ तक ये पूरा नेगेटिव रहा, यहाँ से ये प्लस में हुआ, जो कि बढ़ करके 32.64 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM तक आ गया।
जिसमें ऑफशोर प्रोडक्शन अब तटीय प्रोडक्शन 22.01 BCM का रहा और ऑन शोर यानी कि तटीय प्रोडक्शन 10.63 BCM का रहा। लास्ट हमारा जो आखिरी डेटा है वो 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर का, उसमें फिर से 0.6% का इजाफा हुआ 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, जो कि बढ़ करके टोटल गैस प्रोडक्शन 32.87 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर का रहा और उसमें ऑफशोर प्रोडक्शन 22.11% एंड ऑनशोर प्रोडक्शन 10.75 BCM का रहा। यहाँ पे हमने बात किया पूरे के पूरे 10 सालों के, लगभग 8-10 साल 2011 से लेकर के 2019 8-9 सालों के पूरे फाइनेंशियल ईयर के टोटल गैस प्रोडक्शन के फिगर को, कहाँ से कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी गिरावट आई, कितने इजाफे हुए, सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखा। ठीक है, गैस को ऑल फिगर इन बिलियन क्यूबिक मीटर BCM, चूँकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे हम नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पूरा डेटा है वो BCM में था, यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर में रहा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, और ये जो सोर्स है, जहाँ से ये सोर्स है, जो ये पूरा आंकड़ा है, वो सोर्स रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। ठीक है, यानी कि जिस आंकड़े के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से ये पूरा आंकड़ा प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में जो मिनिस्टर हैं उनका आप नाम कमेंट करके बताइएगा कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है इस टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें नेक्स्ट। आई होप वहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इस फिगर को आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज गैस कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ गैस का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस जो उत्पादित होता है हमारे यहाँ पे, उसका जो टोटल कंजप्शन है, पूरी जो खपत है वो कहाँ कहाँ होती है, किस किस सेक्टर में कितनी कितनी होती है, इसके ऊपर ये पूरा फिगर है। ओके सॉरी, इसमें हम देखते हैं इसके टोटल कंजप्शन की। तो सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो पावर में होता है। ठीक है, पावर यानी बिजली उत्पादन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गैस का जो खपत होती है वो बिजली उत्पादन में होती है। 41% का कंजप्शन पावर में होता है। ठीक है, उसके बाद कैप्टिव कंजप्शन यानी कि जो सीमित खपत होती है वो 17% तक होती है, कैप्टिव कंजप्शन। उसके बाद जो डोमेस्टिक यूज़ में नेचुरल गैस का जो डोमेस्टिक यूज़ होता है, घरेलू इस्तेमाल, उसमें इसका 15% का योगदान है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में 16% तक गैसेस की यूज़ की जाती हैं। फिर 5% फर्टिलाइज़र के रूप में जाती हैं। 5% CNG का इस्तेमाल होता है, CNG गैस के रूप में पूरे नेचुरल गैसेस में। उसके बाद 1% इसका कमर्शियल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये रहा सेक्टर वाइज इंडिया में। ये 2016 का डेटा है, सोर्स है इसका, ये एनुअल रिपोर्ट है ये पेट्रोलियम का 2016 का। उसके मुकाबले इंडिया पे जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, उनका जो सेक्टर वाइज गैस कंजप्शन है वो किन किन एरिया में कितना कितना है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा पावर में 41%। ओके, कैप्टिव कंजप्शन सीमित खपत 17%। उसके बाद डोमेस्टिक जो खपत है वो 15% का है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो है वो 16% का है। उसके बाद फर्टिलाइज़र के रूप में 5%। उसके बाद CNG के रूप में भी 5% का है। उसके बाद इसका जो कमर्शियल यूज है वो 1% का है। ओके, तो ये यहाँ पे हमने सेक्टर वाइज गैस की कंजप्शन को देखा। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जो फिगर है क्रूड ऑयल का है, कच्चा तेल, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑयल की। इससे पहले जो हमने देखा वो पूरा हमने गैस का कंजप्शन देखा, गैस का प्रोडक्शन देखा। ठीक है,
जो कि हमने BCM में उसकी यूनिट रखी थी, बिलियन क्यूबिक मीटर में गैस का यूनिट माना जाता है। अब यहाँ से चूँकि हम ऑयल की बात करने जा रहे हैं, ऑयल की डेटा के ऊपर इसको हम मापेंगे MMT में, मिलियन मीट्रिक टन में, ठीक है। यहाँ पे हम इसके फिगर को देखते हैं। तो इसका भी जो सोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ही है। आप लोगों को कमेंट करना है यहाँ के जो मिनिस्टर है वर्तमान में उनके ऊपर कौन है, ठीक है। तो मिलियन टन्स में इसका जो पूरा का पूरा ये पूरा मापन किया गया है, इसकी जो पूरी सोर्स है उसका। यहाँ पे क्रूड ऑयल, आप यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो रिफाइनरीज ऑयल होती है, जो रिफाइन करके बनाई गई है, उनकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो ब्लू से दिखाया गया है, और जो रिफाइनरी प्रोडक्शन है उनको ये येलो फिगर में दिखाया गया है। आई थिंक आपको येलो फिगर विजिबल होगा, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को फिर से रिक्रिएट करके दिखा दूंगी, आप समझ सकते हैं यहाँ पे येलो फिगर को भी, ठीक है। आप इसको देखिए, मैं यहाँ पे इस फिगर को फिर से रिक्रिएट कर दे रही हूँ। ओके, 1 सेकेंड। यस, तो ये है ब्लू फिगर, ये सारे जो कि है क्रूड ऑयल के डेटा, ओके। और ये है येलो फिगर जो कि है हमारे यहाँ के रिफाइनरीज के डेटा, जो रिफाइन करके जो ऑयल निकाले जाते हैं रिफाइनरीज से, उसमें येलो वालों को दर्शाया गया है। और जो कच्चा तेल खनिजों से प्राप्त होता है, उत्खनन से खोज करके, वो है ये ब्लू वाले। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में कितने सारे प्रोडक्शन हुए क्रूड ऑयल के और कितने प्रोडक्शन हुए रिफाइनरीज ऑयल के, ठीक है। तो यहाँ पे 2015 से लेकर के 2021 तक का डेटा मौजूद है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से, ठीक है। बात करते हैं 2015-16 के डेटा की। तो क्रूड ऑयल का 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में जो पूरा प्रोडक्शन था वो था 36.94%, सॉरी MMT का, ठीक है। सॉरी MMT नहीं, यहाँ पे मिलियन टन में ही है, MT, ओके। यहाँ पे मिलियन टन में ही मापा गया है, MMT में नहीं, मिलियन मीट्रिक टन में नहीं, मिलियन टन में मापा गया है। तो 36.94, 36.94% MT यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में, और रिफाइनरीज प्रोडक्शन 232.86 MT मिलियन टन रही है 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 36.01 मिलियन टन रहा, और रिफाइनरी प्रोडक्शन 245.37 मिलियन टन के बराबर रहा। उसके बाद 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 35.68 मिलियन टन रहा, और रिफाइनरी प्रोडक्शन 251.93 मिलियन टन के बराबर रहा, ठीक है। उसके बाद 2018-19 में जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन था वो 34.2 मिलियन टन था, और इसका रिफाइनरी प्रोडक्शन 257.2 मिलियन टन के बराबर था, ठीक है। इसके बाद 2019-20 में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 32.17 मिलियन टन था, और रिफाइनरी का प्रोडक्शन 254.39 मिलियन टन था। और 2020-21 का जो हमारा रिसेंट का जो डेटा है उसमें जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो 20.43 मिलियन टन का रहा, और रिफाइनरी प्रोडक्शन 139.34 मिलियन टन रहा, ओके। इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2015-16 में जहां क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 36.94 मिलियन टन के बराबर था, वो वर्ष 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में घट करके मात्र 20.43 मिलियन टन के बराबर रह गया, जो क्रूड ऑयल कच्चे तेल का प्रोडक्शन था। और रिफाइनरी का जो प्रोडक्शन था वो 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर के 2015-16 में जो 223.86 मिलियन टन था वो 2021 में
मात्र 139.34 मिलियन टन के बराबर ही रह गया। ठीक है, यानी कि समय के साथ साथ हमारे देश में क्रूड ऑयल का, रिफाइनरीज प्रोडक्शन का जो उत्पादन रहा है, प्रोडक्शन रहा है, वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और यही रीज़न है कि पेट्रोलियम हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट की जाती है, आयात की जाती है। ओके, आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से गिरावट आ रही है इसकी प्रोडक्शन में। तो ये काफ़ी बड़ी इसकी चिंता भी है कि धीरे धीरे जो पेट्रोलियम सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कम होते जा रहे हैं। नेचुरली भी ये इनकी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही इनकी खपत हो रही है और इस वजह से इसमें कमी भी आ रही है, प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहे हैं क्रूड ऑयल का अच्छे से, लेकिन डिमांड जो कि है काफ़ी बढ़ रही है और यही रीज़न है कि इसका आयात भी बढ़ रहा है। ओके, तो हमने बात किया क्रूड ऑयल और रिफाइनरीज के प्रोडक्शन के संदर्भ में, आंकड़ों को देखा। ठीक है, वहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया पेट्रोलियम एंड अदर लिक्विड इंपोर्ट्स बाय सोर्स 2013। काफ़ी पुराना डेटा है लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है कि आप ये जान सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपने देखा कि जो उत्पादन है वो गिरता चला गया है, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है या फिर बढ़ी जा रही है। तो जब प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि चाहे जैसे भी आयात करके या किसी भी तरीके से उस जो डिमांड को फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारे देश में इसकी जो इम्पोर्ट है, आयात है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसको अगर हम देखें तो कुल आयात का, यानी कि हमारे देश में जितने भी ऑयल का आयात होता है, पेट्रोलियम का, ऑयल का, यहाँ पे ऑयल के संदर्भ में बात की जा रही है, पेट्रोलियम में पेट्रोल डीजल का जो आयात होता है, उसमें अगर हम देखें, इंडिया के प्रोडक्शन को आप छोड़ दीजिए, जो इंडिया में उत्पादित होता है उसको आप छोड़िए, साइड रखिए, बाहर से जो मंगाए जाते हैं उनमें अगर हम देखें तो 2013 के अकॉर्डिंग, रिसेंट डाटा ये नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं इस फिगर को, तो 20% का जो इम्पोर्ट है वो सऊदी अरबिया से होता है, यानी कि जो अरब कंट्री है वहाँ से 20% का आयात होता है पेट्रोलियम का भारत के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद इराक का 14% का इम्पोर्ट इराक से होता है, 6% का इम्पोर्ट ईरान से होता आया है, और वेनेजुएला से 12% का इम्पोर्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद नाइजीरिया से 8% का इम्पोर्ट होता है, और अदर मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आप कमेंट करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के नाम बताइएगा मुझे। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ से 22% का इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में ऑयल का, क्रूड ऑयल का। उसके बाद अफ्रीका जो है, ठीक है, अफ्रीका के जो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ से 8% का पूरा इम्पोर्ट होता है हमारे इंडिया में। उसके बाद जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड मैप में जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, पूरे विश्व का मैप में जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, वहाँ से वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से 7% का पूरा इम्पोर्ट हमारे यहाँ पे होता है। उसके बाद जो बचते हैं कुछ और देश, अदर जो कंट्रीज़ हैं, 3% का वहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है पेट्रोलियम। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ से भारत पेट्रोलियम को हमारे कंट्री में, भारत में आयात करता है। ठीक है, सऊदी अरबिया के डाटा को हमने देखा, इराक को देखा, ईरान को देखा, वेनेजुएला को देखा, नाइजीरिया को देखा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के इम्पोर्ट को देखा, अदर अफ्रीकन कंट्री के हम वहाँ से होने वाले इम्पोर्ट की हमने बात की 8% का। फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से 7% का पूरा इम्पोर्ट होता है, और अदर जो बचते हैं इधर उधर के देश वहाँ से भी 3% के लगभग का पूरा इम्पोर्ट होता है हमारे कंट्री में। ये 2013 का डेटा है।
आज के डेटा यहाँ पे इस टाइम उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से कितना ज़्यादा होता है लगभग में। ठीक है, तो ये है हमारे पूरे इंपोर्ट का मॉडल। हमारे इंडिया में जो लिक्विड जो पेट्रोलियम है, लिक्विड इंपोर्ट जो होता है हमारे यहाँ पे, उसका हमने यहाँ पे पूरा फिगर देखा कि एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि जब 2013 में इतनी सारी होती थी, आज के डेट में आप देख सकते हैं कि डिमांड तो और ज़्यादा बढ़ी होंगी 2013 के मुकाबले, और जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम हुआ होगा, काफ़ी कम हुआ ही है। जैसा कि हमने पिछले डेटा में ही देखा कि प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ है, डिमांड बढ़ती ही जा रही है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इम्पोर्ट घटा तो नहीं होगा, बढ़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। इसका जो सोर्स है, ये जो पूरा सोर्स है इंडिया में, ये है सोर्स ऑफ यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल ट्रेड एटलस से। ठीक है, यानी कि ये जो सोर्स हमें प्राप्त हुआ है वो यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से, EIA, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस से। ठीक है, वहाँ से ये सोर्स हमें प्राप्त हुआ है, जो कि 2013 का डेटा है। आज के डेट में ये थोड़ा बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। तो आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे देश में पेट्रोलियम के आयात को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पेट्रोलियम के वर्तमान बाजार आकार को हमने देखा, इसके स्टार्टिंग को हमने देखा। अब बात करेंगे सरकार द्वारा सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए हैं, क्या पहल उठाई गई है, क्या कदम उठाए गए हैं। यानी कि सरकार ने इस संदर्भ में क्या स्टेप उठाए हैं अभी तक, इसकी अगर हम बात करें तो सरकार ने ONGC और ऑयल के बड़े तेल एवं गैस क्षेत्रों की हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इनकी नीलामी की घोषणा 2021 को की। ठीक है, 2021 में, जून 2021 में, 1 सेकेंड, हाँ, जून 2021 के महीने में, यानी कि 2021 के जून के महीने में हमारी गवर्नमेंट ने ऑयल एंड ONGC के नीलामी की अनाउंसमेंट की। ठीक है, यहाँ पे ऑयल का मतलब समझिए, ऑयल का मतलब है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, यहाँ पे ऑयल का मतलब तेल नहीं है, ये एक कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ONGC तो हमने पहले ही देखा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे जो बड़े तेल और गैस क्षेत्र हैं, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन की जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों की नीलामी का अनाउंसमेंट किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर करके उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये सरकार का एक प्रयास है। इस संदर्भ में बात करते हैं ऑयल। जैसा कि हमने कहा ना, यहाँ ऑयल का मतलब तेल से नहीं है, यहाँ पे ऑयल का मतलब है ऑयल इंडिया लिमिटेड से। बात करते हैं कि ये क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्वायत्त वाली भारत की एक बड़ी तेल एवं गैस कंपनी। ओके, स्वायत्तता और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। स्वायत्तता, इसकी जो स्वायत्तता है ये सरकारी स्वायत्तता के अंतर्गत है, यानी कि ये फ्री तो है लेकिन इस पे सरकार का काफ़ी हद तक नियंत्रण है, और इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो है वो ऑयल के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय देखती हैं, और ये सरकारी स्वायत्त वाली कंपनी है ऑयल। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसका पंजीकृत कार्यालय दुलियाजान, डिब्रूगढ़, असम में अवस्थित है। ओके, ऑयल क्या है? भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ ऐसी ही चीजों से क्वेश्चंस आते हैं कि ऑयल का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो कौन करता है, तो
तो इसका ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है और ये सरकारी स्वायत्त वाली कंपनी है। ठीक है, सरकारी स्वायत्तता की कंपनी है जो कि एक बड़ी तेल एवं गैस की कंपनी है। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये तेल एवं गैस के उत्पादन और उत्खनन के संदर्भ में। और इसकी जो स्थापना है वो 18 फरवरी 1959 में हुई थी। ओके, ONGC 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। ONGC 1956 में स्टैब्लिश हुआ था और 1993 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था। और ऑयल का जो गठन है, स्थापना है, वो 1959 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 6 और 9 में कंफ्यूज मत होइएगा। ONGC के मामले में 1956 है एंड ऑयल के मामले में 1959 है। ओके, इसका मुख्यालय यानी कि इसका जो हेड ऑफिस है वो नोएडा में है। ओके, नोएडा में है और इसका पंजीकृत कार्यालय दुलियाजान में है। दुलियाजान कहाँ पड़ता है? असम के डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में। असम का लोकेशन, डिब्रूगढ़ का लोकेशन, डिगबोई का लोकेशन हमने पहले ही डिस्कस किया। तो ये जो देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे काफ़ी बड़े में दिखा दिए हैं, लेकिन ये जो फिगर है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का लोगो है। जैसे हमने ONGC का लोगो देखा था, वैसे ही ये जो लोगो है इसको इतने बड़े में कर दिया है, लेकिन ये ही ऑयल का लोगो है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का लोगो है। तो आई होप आप लोगों ने ऑयल को अच्छे से समझा होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, और यहाँ तक टॉपिक आप लोग को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम प्रधानमंत्री ने तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर अगले 5 वर्षों में $7.5 ट्रिलियन के निवेश को, मतलब यहाँ पे उल्लिखित किया है कि आगामी 5 वर्षों में, ये लाइन में थोड़ा करेक्शन की आवश्यकता है, मैं इसको आप लोगों से बोल दे रही हूँ कि आगामी जो 5 वर्ष हैं उसमें गैस और तेल के बुनियादी ढांचे पर $7.5 ट्रिलियन के निवेश की यहाँ पे बात की गई है कि आने वाले 5 वर्षों में इसमें $7.5 ट्रिलियन का पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तेल एवं गैस उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, सरकार ने LPG के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बजट 2020-2021 में 12,480 करोड़ रुपए तथा BCPL यानी कि ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड या फिर असम गैस क्रैकर कॉम्प्लेक्स को फीड स्टॉक सब्सिडी के लिए 1,078 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। ठीक है, यहाँ का ये डेटा है, सब्सिडी के संदर्भ में यहाँ पे डेटा दिया गया है ऑयल एवं गैस की सब्सिडी के संदर्भ में कि सरकार ने LPG के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए, यानी LPG के संदर्भ में जो सब्सिडी रही है केंद्रीय बजट 2021 के अकॉर्डिंग वो 12,480 करोड़ रुपए की रही। और BCPL यानी कि ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड या फिर असम गैस क्रैकर कॉम्प्लेक्स में फीड स्टॉक सब्सिडी 1,078 करोड़ रुपए की आवंटन की गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को देखा। नेक्स्ट इसके पॉइंट को हम देखें, अगले पॉइंट को। भारत सरकार सतत पहल के तहत वर्ष 2023 तक 15 MMT के ऑयल उत्पादन लक्ष्य के साथ लगभग 5,000 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, MMT गैस, यहाँ पे गैस की बात की जा रही है, बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार की जो सतत विकास की जो एक पहल चल रही है, काफ़ी सारे लक्ष्यों को लेकर सरकार हमारी चल रही है, तो उसी में एक लक्ष्य के तहत सरकार ने लगभग 5,000 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की स्थापना की योजना बनाई हुई है। ठीक है, बात करते हैं संपीड़ित बायोगैस की। तो संपीड़ित बायोगैस विभिन्न बायोमास या अपशिष्ट स्रोतों से उत्पादित की जा सकती है। संपीड़ित बायोगैस कहाँ से उत्पादित होती है, क्या होती है? अगर हम देखें तो ये बायोगैस जो संयंत्र है, ये बायोगैस जो उत्पादित होती है वो लगभग कृषि के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट यानी कि जो भी कचरे होते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गन्ने का हम लोग रस निकालने के बाद जो गन्ने का पूरा अवशेष बचता है,
उसके जो अवशेष हैं, मवेशियों के जो गोबर होते हैं या फिर सीवेज से जितने भी अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, उन सभी से बायोगैस का निर्माण किया जा सकता है। और उसी के संदर्भ में संयंत्र स्थापित करने की सरकार योजना बना रही है, जिसकी संख्या 5000 के बराबर अनुमानित की गई है वर्ष 2023 तक। ठीक है, तो सरकार की पहल और प्रयासों में हमने यहाँ तक पूरे पॉइंट को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आगे हम देखते हैं, भारत की सरकार अपस्ट्रीम तेल और गैस उत्पादन में 2.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है, ताकि प्राकृतिक गैस उत्पादन को 60 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ाया जा सके। ओके, यानी कि अपस्ट्रीम तेल उत्पादन, यानी कि जो हम लोग तटीय यानी ऑन शोर प्रोडक्शन जो करते हैं ऑयल का, ऑन शोर प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने पहले ही आपको डेटा दिया है ऑफ शोर और ऑन शोर प्रोडक्शन का ऑयल में, तो यहाँ पे ऑन शोर प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तटीय उत्पादन की बात की जा रही है। तो तटीय तेल एवं गैस उत्पादन को सरकार योजना बना रही है कि 2.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करके इसका उत्पादन डबल किया जाए, यानी कि 60 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर, BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर तक किया जाए, 60 BCM तक। और वर्ष 2022 तक 120 से अधिक अन्वेषण की खोज की जा सके, यानी कि जो तेल के कुएं हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 120 तेल के कुओं की खोज की जा सके 2022 तक। ठीक है, ऐसी सरकार योजना बना रही है आने वाले समय के लिए। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। भारत सरकार की अपस्ट्रीम तेल और गैस उत्पादन में 2.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना है, जो कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन को 60 BCM यानी कि 60 बिलियन मीटर तक दोगुना करके बढ़ाएगी और 2022 तक 120 से अधिक तेल के लिए अन्वेषित कुओं की खुदाई की योजना यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और गैस का प्रोडक्शन हो सके। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ तक हमने बात किया हिस्ट्री को लेकर के, उसके बाद वर्तमान बाजार आकार को हमने देखा, देन हमने बात की इसके पूरे सरकार के प्रयास एवं पहल की। लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तेल एवं गैस के उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ पॉइंट है, उनको अगर हम देखें, सतत मजबूत आर्थिक विकास के कारण भारत की ऊर्जा मांग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा मांग की तुलना में तेजी से बढ़ने का अनुमान है। हमने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के डाटा को देखा, उसके अनुमान को देखा, उसके थ्रू हम यहाँ पे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस लाइन में कि जिस हिसाब से भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है, सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जितनी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था है उसमें भारत में सबसे ज़्यादा एनर्जी के डिमांड की बढ़ने की अनुमान लगाई जा रही है। ठीक है, भारत की ऊर्जा मांग वर्ष 2017 में 7.537 एमटॉय था। ठीक है, या MTOE, एमटॉय कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको हम आगे देखेंगे। तो 2017 में जो हमारी एनर्जी की जो डिमांड थी, जैसा कि इंडिया एनर्जी आउटलुक में कहा गया है कि आगामी 2 दशकों में भारत की जो एनर्जी डिमांड है वो 25% तक इजाफा कर सकती है, बढ़ सकती है। तो ऐसे में जो ऊर्जा की जो डिमांड है 2017 में अगर उसके हम आंकड़ों को देखें तो वो 753 यानी कि 753.7 एमटॉय थी। ओके, जो कि वर्ष 2035 तक दुगनी होकर 1516 एमटॉय होने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से, किस हद तक यहाँ पे एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, अनुमान इंडिया एनर्जी आउटलुक के अनुमान के अकॉर्डिंग 2 दशकों में एनर्जी में 25% का इजाफा होने वाला था, और यहाँ के अनुमान के अकॉर्डिंग कि 2017 में जहाँ ये 753.7 एमटॉय है, जो वो 2035 में दुगनी होकर के 1516 एमटॉय होने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, एमटॉय का मतलब क्या है इसको हम आगे देखेंगे, पहले इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, भारत की जो तेल की डिमांड है वर्ष 2020 में 5.05 मिलियन बैरल प्रतिदिन से
वर्ष 2030 तक दुनिया में सबसे तेज गति से 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि 2020 के आज की जो मतलब रिसेंट की ये डाटा है, 2020 को आप रिसेंट डाटा ही समझिए। तो 2020 की जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे देश में प्रतिदिन के हिसाब से जो ऑयल का कंजप्शन है, जो खपत है, वो 5.05 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। ठीक है, यानी कि हर दिन लगभग 5.05 मिलियन बैरल यहाँ पे तेल की खपत हमारे देश में हो जाती है, जो कि वर्ष 2030 तक यानी कि आने वाले 10 सालों में, एक डिकेड में, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ करके 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुँचने का अनुमान है। यानी कि जहाँ ये 5.05 मिलियन बैरल का खपत कर रहा है एक दिन में, वहीं आगामी 10 सालों में ये जस्ट डबल हो जाएगा, 10 मिलियन बैरल के लगभग बराबर। ओके, तो ये है हमारे यहाँ की ऑयल की डिमांड। यहाँ पूरे पेट्रोलियम की डिमांड या एनर्जी की डिमांड नहीं है, ये जो डेटा हमने यहाँ पे दिया ये ऑयल की डिमांड है। इंडिया में पेट्रोल और डीजल की डिमांड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एनर्जी के डिमांड की बात की, फिर हमने यहाँ पे पेट्रोलियम में लिक्विड ऑयल की, पेट्रोल एंड डीजल के डिमांड की यहाँ पे हमने बात की। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि आप एमटॉय को साइड रखिए, इसको मैं बताऊंगी एमटॉय क्या है। तो यहाँ पे एमटॉय MTOE, ठीक है, ये भी जो है वो 1 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल के बराबर होता है। ठीक है, ये मात्रक है, यह इकाई, यहाँ पे इकाई लिखा है, आप इसको इकाई कर लीजिए। ओके, यह इकाई 1 मेगाटन कच्चे तेल को जलाने पर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करती है। यानी कि जब आप 1 मेगाटन कच्चे तेल को जलाएंगे तो उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है ये उसी की इकाई को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम MTOE से संदर्भित करते हैं, या फिर हम इसको एमटॉय बोलते हैं। तो यहाँ पे यही है कि इंडिया में जो एनर्जी की डिमांड है वो 2017 में 753.7 एमटॉय थी, जो कि 2035 तक दुगनी हो जाएगी। और एमटॉय का तात्पर्य है 1 मेगाटन कच्चे तेल को जलाने पर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा से। ठीक है, जो कि 1 मेगाटन ऑयल के बराबर होती है। विभिन्न, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी गलत टाइप हुई है। विभिन्न ईंधनों के मामले में इसका जो मूल्य है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो वैरी करती है अलग अलग ईंधन के मामले में। ठीक है, एमटॉय की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, अलग अलग ईंधन के मामले में इसका जो वैल्यू है वो वैरी करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस फिगर की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं आप लोगों के सामने इंडिया की जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करूँगी, उनको भी मैं दिखाऊँगी आपको कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिफाइनरीज़ लोकेट करती हैं। ओके, इस मैप को आप देख सकते हैं, इंडिया का ये हमारा मैप है। इसको मैं एक बार फिर से रिक्रिएट कर दे रही हूँ। ओके, ये हमारे इंडिया का मैप है जिसमें कि रिफाइनरीज इन इंडिया, यानी कि भारत में जितनी भी रिफाइनरीज हैं जो ऑयल की प्रोडक्शन करती हैं हमारे देश में, उसको इसमें लोकेट किया गया है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सा रिफाइनरी मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिया के मैप को रिक्रिएट कर लेते हैं। ओके, आई होप आपको ये विजिबल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ ऊपर बठिंडा में एक रिफाइनरी है, उसके बाद पानीपत, देन मथुरा में, उसके बाद बरौनी, देन हल्दिया, इसको अभी आप छोड़िए नॉर्थ ईस्ट को, उसके बाद यहाँ पे वाडीनार, देन वाडीनार में एक रिफाइनरी मौजूद है, उसके बाद जामनगर। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला जो पूरा सेक्शन रहा था क्लास का, उसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था
सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, वो क्वेश्चन था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने किस विशेष आर्थिक क्षेत्र को, ऑयल की प्रोडक्शन को कोविड के टाइम में बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। उसका जवाब है जामनगर रिफाइनरी। ओके, जामनगर की जो रिफाइनरी है उसी को रिलायंस की इंडस्ट्री ने बंद कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा मुंबई में 2 रिफाइनरीज है, फिर मैंगलोर में है, देन कोच्चि में है। उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु में है नारीमनम। ओके, उसके बाद चेन्नई में है, फिर यहाँ पे ताटीपाका करके है आंध्र प्रदेश में एक जगह, वहाँ पे एक रिफाइनरी मौजूद है। उसके बाद है हमारा पारादीप, ओके, जो कि उड़ीसा में है, पारादीप में एक रिफाइनरी मौजूद है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, हमने पहले ही देखा। बरौनी आपका बिहार या झारखंड, आई थिंक बिहार में ही शायद आता है। ये पूरे के पूरे यहाँ के हमारे जो फ्रंट, हमने जो जितने भी स्टेट है उसको हमने देखा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे देखेंगे डिगबोई में, जो कि सबसे पहला है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था। उसके बाद गुवाहाटी में है, फिर उसके बाद है यहाँ पे आपका नुमालीगढ़ है, कोई स्टेट यहाँ पे नुमालीगढ़ एक प्लेस है, यहाँ पे हमारा एक रिफाइनरी मौजूद है। तो ये हमने इंडिया में अलग अलग स्थान पे रिफाइनरीज को देखा कि कहाँ कहाँ पे कौन सी रिफाइनरीज हैं। बात करते हैं कुछ रिफाइनरीज की। इस फिगर को आप देखिए, यहाँ आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि इसमें नेम ऑफ द ऑयल कंपनी, हमारे यहाँ पे ऑयल यानी पेट्रोलियम की जितनी भी कंपनीज हैं इस फिगर में उनका नाम दिया गया है, और कौन कौन से स्टेट में वो इस्टेब्लिश हैं, यहाँ उस स्टेट का नाम दिया गया है। फिर लोकेशन दिया गया है कि उस स्टेट में वो कहाँ पे है, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी कितनी है ऑयल के प्रोडक्शन में, MMT में, मिलियन मेट्रिक टन पर एरिया। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ऑयल कंपनी का नाम लिखा है। ओके, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखा है, राज्यों का नाम कि ये ऑयल कंपनी कौन कौन से राज्यों में है। यहाँ पे जो रिफाइनरीज है यानी कि जो कंपनी है वो उस राज्य में कहाँ पे है, उस लोकेशन का नाम दिया गया है कि अगर बिहार में है तो कहाँ पे है, उस लोकेशन का नाम दिया गया है। ओके, और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी है MMT में, ओके, यानी कि मिलियन मेट्रिक टन में उसकी कैपेसिटी को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप लोग इसको समझिएगा। सबसे पहले है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। ओके, IOC, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे ज़्यादा इस टाइम ये सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन वाली कंपनी है हमारे यहाँ पे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ये है बिहार में, बिहार के बरौनी में ये उपस्थित है। सबसे पहले स्टेट की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बिहार में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, हरियाणा में, असम, इन स्टेट में मौजूद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कहाँ, तो बिहार के बरौनी में, गुजरात के कोयाली में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, हरियाणा के पानीपत में, असम के गुवाहाटी, डिगबोई और बोंगई में ये स्थित है। ठीक है, बोंगई, गुवाहाटी और डिगबोई असम में 3 जगह पे IOCL है, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार में एक एक जगह पे ये मौजूद है। और इसकी जो टोटल जो अगर हम बात करें, इसका जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये 54.20 MMT है, लेकिन वर्तमान जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये 69 पॉइंट समथिंग करके मैंने भी बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा। उतना इसका MMT प्रोडक्शन बढ़ गया, लगभग 69% का इसका पूरा 69 MMT यानी कि 69 मिलियन मीट्रिक टन IOCL का पूरा प्रोडक्शन है। ठीक है,
उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL, आप लोग नाम सुने ही होंगे HPCL का। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ ये है हमारे महाराष्ट्र के मुंबई में और आंध्र प्रदेश के इसमें ये मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे HPCL में हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड। ओके, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड ये है हमारे पंजाब में भटिंडा में, ठीक है। जैसे कि ये पंजाब के भटिंडा में एकमात्र जगह पे हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड मौजूद है, जो कि हमारी पेट्रोलियम कंपनी है। उसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि हमारे इंडिया में 2 स्टेट महाराष्ट्र के मुंबई और केरला के कोच्चि में स्टैब्लिश है, ठीक है। उसके बाद है हमारा BPCL भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड। ओके, BPCL जो ऊपर था वो था भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये वाला है BPCL का ही एक भाग है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश के बीना में स्टैब्लिश है। बीना जिला में, मध्य प्रदेश के बीना में स्टैब्लिश है भारत ओमान इंटरप्राइजेस रिफाइनरी लिमिटेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL। ओके, CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु में एक तो मनाली और दूसरा कावेरी बेसिन के पास मौजूद है, ठीक है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तमिलनाडु में 2 स्थान मनाली ही है, हाँ, मनाली एंड कावेरी बेसिन के पास ये मौजूद है। उसके बाद है आपका नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि असम के नुमानीगढ़ में स्टैब्लिश है। उसके बाद है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, एक जिसका हमने बात किया था ONGC, वो है आंध्र प्रदेश के तातीपाका में। उसके बाद है हमारा MRPL, ये है हमारे कर्नाटका के मैंगलोर में। उसके बाद नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये गुजरात में है, जामनगर में, जिसका हमने बात किया था कि रिलायंस ने अपनी स्पेशल इकोनॉमिक, तो ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। ओके, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया भी है रिलायंस का, जामनगर गुजरात में, ठीक है, ऑयल कंपनी। उसके बाद है एसर ऑयल लिमिटेड EOL, वो भी गुजरात के वाडीनार में है, ठीक है। गुजरात के वाडीनार में भी एक ऑयल कंपनी है जो कि है एसर ऑयल लिमिटेड। तो इस प्रकार से इस पूरे फिगर में हमने इंडिया में जितने भी मेन ऑयल कंपनीज हैं उसके ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा की, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कुछ ऐसे हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के रूप में मौजूद हैं। तो ऐसे में ये पूरा, और इसका जो पूरा का पूरा डेटा था वो मिलियन मीट्रिक टन में था पर एनम, हर साल का इसका जो पूरा प्रोडक्शन है, ठीक है, मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। यहाँ पे ये जो डेटा दी गई है इसकी, वो 1 साल की डेटा है, ठीक है, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन रेट है हर साल कितना होता है, यहाँ पे ये उसका पूरा डेटा दिया गया है इन सारी कंपनीज का, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस फिगर को भी यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही साथ हमारा आज का ये टॉपिक भी यहाँ पे एंड होता है। एक बार हम इसको स्टार्टिंग से रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक बार फिर से ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं इसको स्टार्टिंग से रिकैप करा देती हूँ ताकि आप इसको पूरी टॉपिक को, काफ़ी लंबा टॉपिक रहा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें कि हमने इसमें क्या क्या देखा स्टार्टिंग से। ओके, तो हमने यहाँ पे इसके हिस्ट्री को देखा, ऑयल एंड गैस, भारत में तेल एवं गैस उद्योग के हिस्ट्री को देखा, उसके ऊपर हमने चर्चा की। फिर हमने ONGC के डेफिनेशन को देखा, उसका लोगो आप लोग देख ही सकते हैं, उसके ऊपर हमने पूरा विस्तार से चर्चा किया। नेक्स्ट हमने इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया।
उसके बाद फिर हमने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के डेटा को देखा, उसके अनुमानों को यहाँ पे समझा। उसके बाद हमने भारत में पेट्रोलियम का वर्तमान बाजार आकार जो है उसको यहाँ पे पूरा हमने डिटेल से इनके आंकड़ों को देखा और समझा, और इसके आयात निर्यात और ऊर्जा की मांग को हमने देखा। फिर हमने इसके काफ़ी सारे आंकड़ों को देखा। यहाँ पे हमने इस पूरे फिगर को समझा कि लगभग 8-9 साल के फाइनेंशियल ईयर में टोटल गैस का जो प्रोडक्शन रहा है ऑफशोर ऑनशोर हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। सेक्टर वाइज गैस का जो कंजप्शन रहा है, कौन से सेक्टर में कितना ज़्यादा कितना कम रहा है, उसको भी हमने पूरे इस फिगर में देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल के टोटल प्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे 2015 से लेकर के 2020-21 तक, कब इसमें इजाफा हुआ, कब ये डिक्रीज़ हुआ, इसके ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने लिक्विड इंपोर्ट यानी कि ऑयल की जो इंपोर्ट हमारे देश में होती है, आयात होती है, कहाँ कहाँ से कब कितनी होती है, इसको हमने देखा, जो कि 2013 का डेटा है। आप आज के डेटा से इसको मैच कर लीजिएगा, ये बढ़ी ही होगी, कम नहीं हुई होगी। उसके बाद हमने इसमें सरकार द्वारा किए गए प्रयास एवं पहल के ऊपर चर्चा की। ऑयल की डेफिनेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड की डेफिनेशन को देखा, यहाँ उसके लोगों को आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने काफ़ी सारे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। देन हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट्स को देखा, यहाँ पे भारत के लक्ष्य को देखा, तेल की डिमांड के आंकड़ों को देखा, कितनी क्या थी, कुछ आंकड़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने रिफाइनरीज के लोकेशन को देखा इस मैप में कि कहाँ कहाँ पे हमारे देश में क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज यहाँ पे मौजूद है। फिर हमने जितने भी ऑयल कंपनीज़ हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पेट्रोलियम ऑयल कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर पूरा यहाँ पे डिस्कशन किया। और इसी के साथ यहाँ पे ये पूरा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। इस टॉपिक में यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट में टाइप नहीं हो पाया है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने बोल देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। एक सेकेंड, मैं आपको वो क्वेश्चन बता देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, 1 सेकेंड जी। तो इस टॉपिक के संदर्भ में आई होप आप लोग को ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि भारत में तेल एवं गैस उद्योग की आर्थिक प्रासंगिकता को दर्शाते हुए, भारत में तेल एवं गैस उद्योग की आर्थिक प्रासंगिकता को दर्शाते हुए उसकी वर्तमान बाजार आकार का उल्लेख कीजिए। उसकी वर्तमान बाजार आकार का उल्लेख कीजिए। साथ ही सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए गए प्रयासों का भी वर्णन कीजिए। ओके, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। भारत में तेल एवं गैस उद्योग की आर्थिक प्रासंगिकता को दर्शाते हुए उसकी वर्तमान बाजार आकार का उल्लेख कीजिए। साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका आज का क्वेश्चन, जिसको आपको अटेम्प्ट करना होगा इस टॉपिक के संबंध में। ठीक है, आई होप अगर आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे से समझा है तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से टैकल हो जाएगा। इस क्लास में आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द ही अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा इकोनॉमी की पूरी स्ट्रैटेजिकल क्लास के ऊपर होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या सिलेबस है, क्या रणनीति है। उसके साथ ही साथ हम अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की प्रॉपर बैच को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।